Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in operating system concepts course we are in week 4 lecture 7 and we are going to study layered approach in this video and few other things like microkernel and monolithic kernel, and after layered approach we will discuss virtual operating systems or virtual machines and then few other concepts. Okay, so students, सबसे पहले हम लोग हमने अभी तक नॉर्मल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमने ये देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, उसका यूज़र एरिया होता है, उसके अंदर कर्नल एरिया होता है और वो किस तरह से वर्क करता है। अभी हम ऐसा करते हैं कि आज हम लोग लेयर्ड अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि व्हाट इज लेयर्ड अप्रोच। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेयर्स। मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया। अब इसको देखते हैं कि ये लेयर्स कैसे हैं। थोड़ा इसको किसी एक हम डायग्राम के जरिए अगर देखें तो हमें बहुत अच्छे से ये समझ आएगा। सो मैं क्विकली मूव करता हूँ ताकि किसी डायग्राम के ऊपर से आपको लेयर्ड अप्रोच के बारे में बताऊं। ठीक है, सो हम लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मॉडल को हम यूज कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर लेयर्ड अप्रोच कैसे थी। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने लेयर्ड अप्रोच का कॉन्सेप्ट दिया था और उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम देखते हैं कि कैसे है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने ये बोला कि जो आपकी ये जो विंडोज है इसको मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए। मसलन उसको लाइक अगर आप यहाँ पर देखें तो उन्होंने पहले बोला कि हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर हेल, ठीक है, सो ये हेल है आपकी, ठीक है। इसी तरह कर्नल लेयर है, ठीक है, इसके बाद ये देखिए ये कर्नल लेयर है, ठीक है, और उसके बाद कौन सी है, ये एग्जेक्टिव लेयर है, ठीक है। सो ये 3 लेयर्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने बताई, तो हम क्विकली इसको देख लेते हैं। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर ये जितनी भी है ये एग्जेक्टिव लेयर है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ कर्नल लेयर है, ठीक है, और कर्नल लेयर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स होंगे जो यूज कर रहे होंगे, और देन हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, हेल इसे बोलते हैं, और ये जो हेल है ये हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करती है। ओके, सो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा। माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला कि अगर हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो ये हेल के अंदर वो सारे प्रोग्राम लिख दो। सो हार्डवेयर से रिलेटेड जितने प्रोग्राम थे माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे लिख दिया। अब इनको दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है अनलेस के कोई नया हार्डवेयर नहीं आ जाता। अगर कोई नया हार्डवेयर आ जाएगा तो उसके अंदर मजीद चीज ऐड की जाएगी, तो वो इसके अंदर हो सकता है ना ऐड की जाए, यहाँ ड्राइवर्स की सूरत के अंदर मजीद उसको ऐड कर दिया जाए। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट इसको मैनेज करता है। ओके, इस हेल के ऊपर ये जो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर है ये एब्स्ट्रैक्ट करती है, ये हार्डवेयर को सेपरेट करती है अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से। सो कर्नल क्या करता है, कर्नल के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो इस हार्डवेयर को यूज करते हैं थ्रू दिस हेल के थ्रू वो इस किसी भी स्पेसिफिक हार्डवेयर को यूज कर लेते हैं। और जब कर्नल इस हार्डवेयर को यूज कर रहा होता है तो इसको मालूम होता है कि कौन सा हार्डवेयर इस वक्त बिजी है और कौन सा जो है आइडल है। सो अगर ऊपर से यहां से कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करेगा किसी हार्डवेयर का तो कर्नल को मालूम होगा कि वो आइडल है या बिजी है। ओके, इस तरह यहां पर आपके जो ये जो दोनों चीजें हैं हेल और कर्नल, इसके अंदर क्या होता है, आपका आईओ मैनेजर होता है, इनपुट आउटपुट को मैनेज करने के लिए मॉड्यूल होता है, ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए मॉड्यूल होता है, सिक्योरिटी के जो रेफरेंस हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, प्रोसेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस मैनेजर मौजूद है, लोकल प्रोसीजर कॉल फैसिलिटी मौजूद है जो कि एलपीसी कहलाती है, कि यानी अगर
किसी एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है तो वो एलपीसी के जरिए से कम्युनिकेट करेगा। ओके, ये लोकल प्रोसीजर कॉल होती है और इसको डिटेल में हम आगे चल के किसी वीडियो में इसको ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्योंकि वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मुख्तलिफ चीज़ें या प्रोसेस की इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। ओके, नाउ वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करने के लिए भी एक मॉड्यूल होता है जो कि वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करता है। और आपको पता है कि वर्चुअल मेमोरी बेसिकली एक ऐसी मेमोरी है जो कि रैम की टाइप की एक मेमोरी क्रिएट करती है डिस्क के ऊपर। सो डिस्क जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सो वर्चुअल मेमोरी इधर मैनेज करेगा। ओके, सो और उसके अलावा ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या चल रहा होता है, सिस्टम की सर्विसेज चल रही होती हैं। ये जो सिस्टम की सर्विसेज होती हैं ये इस एग्जीक्यूटिव लेयर को सर्विस के जरिए से हम आईओ को भी एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी, प्रोसेस को भी एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो ये एक सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया और इस तरह से ये काम करता है। अब बात करते हैं ऊपर एग्जीक्यूटिव लेयर के अंदर। एग्जीक्यूटिव लेयर के अंदर आपकी सबसे टॉप पर क्या चल रही है, एप्लीकेशंस चल रही हैं। जो भी एप्लीकेशन है, आपका वेब ब्राउजर हो गया, आपका इवन कोई सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एनीथिंग, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर है वो यहाँ चल रहा होगा। लेकिन नॉर्मली जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग ऐसी एप्लीकेशंस का जिक्र कर देते हैं जो कि नेटवर्क से रिलेटेड होती हैं, इस तरह की चीज़ें हम बता देते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉग ऑन का प्रोसेस बताया हुआ है कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो क्या करती है, लॉग ऑन के प्रोसेस को हैंडल करती है। सो सबसे पहले आप डेफिनेटली क्या करते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉग ऑन करते हैं। ये जो लॉग ऑन का प्रोसेस है ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी सब सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। ये जो सिक्योरिटी सब सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, इसके अंदर एक सर्विस चल रही होती है जिसे सैम बोलते हैं, सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर। ये जो सैम होता है, सैम क्या करता है, सैम आपके क्रेडेंशियल्स को चेक करता है कि अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड सही दिया है तो वो आपको कनेक्ट करवा देता है। किसके साथ, विंडोज जो एनटी का सिस्टम है, चाहे वो 32 बिट हो, यहाँ मैंने 32 बिट, ये क्योंकि पुराना आर्किटेक्चर है मैंने वो लिख दिया हुआ है। जो रिसेंट है आपका वो एनटी 32 बिट नहीं है, बल्कि विन जो है आपका 64 बिट का सिस्टम भी यहाँ पे पॉसिबल है। सो जो ऑल्दो के हमें जरूरत नहीं होती, ये 32 बिट आर्किटेक्चर जो होता है यही मैनेज कर रहा था। इसके ऊपर एक लेयर बना दी जाती है 64 बिट की, जो इसके अंदर, क्योंकि बाद एप्लीकेशन है जो 32 बिट हैं तो वो इसी के थ्रू जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं 32 बिट एप्स को अभी तक यूज कर रही हैं, 64 बिट कम है, ऑल्दो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होती जा रही हैं, बट इट्स ओके। सो ये दोनों यूज हो रहे हैं, 32 बिट एप्लीकेशंस भी यूज होती हैं और 64 बिट एप्लीकेशंस भी यूज होती हैं। ओके, सो सेम इसके थ्रू, सर्विसेज के थ्रू जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अवेलेबल कर देगा। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, अगर उसका कोई क्लाइंट कनेक्ट करेगा तो उसका एक प्रोसीजर आपको बताया हुआ है। अगर Win32 यानी आप इस विंडोज एनटी का ही कोई सिस्टम से कोई आप उससे कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा कि वो विन एनटी का जो क्लाइंट होगा वो डायरेक्टली विंडोज 32 के सब सिस्टम के साथ कनेक्ट करके तो आगे चल पड़ेगा। ठीक है, सो विंडोज की अगर कोई एप्लीकेशन का क्लाइंट होगा, लाइक आपने कोई यहाँ पर वेब ब्राउजर या कोई चीज आपने ओपन कर दी तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। ये लॉग ऑन होने के बाद की बात हो रही है। इसी तरह फर्ज करें कोई आपका और क्लाइंट है, फर्ज करें आउटसाइड से वो कनेक्ट कर रहा है या विद इन सिस्टम वो कनेक्ट कर रहा है, तो वो पॉजिक्स का भी क्लाइंट हो सकता है। पॉजिक्स स्टूडेंट्स ये है, पॉजिक्स इज अ स्टैंडर्ड, ये पॉजिक्स जो है यूनिक्स का स्टैंडर्ड है जो BSD यूनिक्स वाले क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो उनकी वेबसाइट पे ये यूनिक्स का
स्टैंडर्ड मौजूद होता है। इट मींस कि ये जो क्लाइंट है ये यूनिक्स या लिनक्स का क्लाइंट है। सो यूनिक्स या लिनक्स का जो क्लाइंट होता है वो पॉजिक्स क्लाइंट कहलाता है, और उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने अपने पास एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसे बोलते हैं पॉजिक्स सब सिस्टम। ये क्लाइंट इस पॉजिक्स सब सिस्टम के जरिए से कनेक्ट करता है आपके विंडोज के साथ, ठीक है। और विंडोज का जितना भी काम है, आप देख रहे हैं कि ये विंडोज का Win32 जो सब सिस्टम है ये सब मैनेज कर रहा है। और Win32 का जो सब सिस्टम है ये सर्विसेज के जरिए से इन सब यानी मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, ये सारी कुछ IO की हैं, प्रोसेसेस, एवरीथिंग, बहुत सारी सर्विसेज आपकी विंडोज में चल रही होती हैं, और इन सर्विसेज के जरिए वो कर्नल को एक्सेस करता है, और कर्नल जो है वो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के थ्रू हार्डवेयर को की एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। सो इस तरह से हमारा ये विंडोज एनटी ने एक लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट दिया विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये इजी है। सो मैंने इसके ऊपर से आपको समझाया है। अब हम वापस ऊपर जाते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस थी हमारे पास। ओके, the operating system is divided into number of layers। पहली बात हमने कर दी। फिर हमने कहा कि विद, और क्या किया, विद मॉड्यूलैरिटी, उसने मॉड्यूल बना दिए। आपने देखे कि वहां पे मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको डिस्कस किए विंडोज एनटी के अंदर। सो वहां मॉड्यूलैरिटी भी थी, यानी कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंडिपेंडेंट था, एक लेयर दूसरी लेयर से इंडिपेंडेंट थी। अगर एक लेयर में कोई चेंज आएगी तो दूसरी लेयर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट एडवांटेजेस थिंग इन लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, के ऑपरेटिंग सिस्टम के जिस पार्ट में हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है हम वहां करेंगे, ये नहीं कि हम पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर देंगे। सो दिस वाज वेरी एक्सीलेंट अप्रोच। ओके, सो इस अप्रोच को हर एक ने अडॉप्ट किया। यूनिक्स में भी ये यूज होती है, लिनक्स में भी। मोस्ट रिसेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लेयर्ड अप्रोच के मुताबिक काम करते हैं। ओके, और इसी तरह से वर्क करते हैं। और प्रीवियसली क्योंकि मेरे साथ आप लोग नेटवर्क्स पढ़ चुके हैं, तो नेटवर्क के अंदर आपने लेयर्स पढ़ी होंगी, वो भी इसी तरह से, इसी वजह से है कि क्योंकि इसकी लेयर्स हैं, सो नेटवर्क की लेयर्स भी हैं जो कि इसके अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, सो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं उसके अलावा क्या कहता है, प्रोवाइड मोर फ्रीडम टू इम्प्लीमेंटर्स। इम्प्लीमेंटर को बहुत फ्रीडम देता है कि अगर कोई चीज चेंज करनी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, इजीली मॉडिफाई करना पड़ेगा, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीजें, ये एडवांटेजेस जो हैं मैंने आपको बता दी हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है यूनिक्स। ठीक है, सो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा डिटेल के अंदर। आप इंशाल्लाह ये लैब्स के अंदर आप थोड़ा सा डिटेल के अंदर इसको देखेंगे और ये देखेंगे कि लिनक्स या यूनिक्स के ऊपर किस तरह से वर्किंग होती है, और बेसिक लेवल की वर्किंग हम करेंगे। हम बहुत एडवांस नहीं जाएंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से इसको स्टडी करेंगे लैब्स के अंदर। ओके, सो स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स के अंदर यूजर जो है वो आपका लॉगिन जब करता है तो नॉर्मली वो क्या करता है, वो शेल के ऊपर लॉगिन करता है। ओके, सो इस शेल के ऊपर वो लॉगिन करेगा और इस शेल के जरिए से, ये जो शेल है ये यूजर का शेल है और इसके अंदर सिक्योरिटी है। ये उसी तरह है जैसे आपका MS DOS है। ठीक है, सो ये DOS की तरह से ये काम करता है और ये इसके थ्रू आप, शेल के थ्रू आप जो भी कमांड दे के कर्नल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, या कोई यूटिलिटी प्रोग्राम के जरिए आप कर्नल से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये यूटिलिटी प्रोग्राम भी नॉर्मली शेल के थ्रू ही होता है, या ये यूजर का अपने यूजर के पास कोई रिमोट यूजर है उसके पास प्रोग्राम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो कर्नल जो है, यूजर जो है जब कनेक्ट होगा तो उसके पास एक वर्चुअल टर्मिनल होगा और उस वर्चुअल टर्मिनल के जरिए से वो यूजिंग शेल
उस वर्चुअल टर्मिनल के अंदर एक शेल बनेगा और शेल जो है वो कर्नल को एक्सेस करेगा और कर्नल के अंदर जो है आपका हार्डवेयर है। ठीक है, सो ये जो एरिया आपका डिफाइन हो रहा है इस बाउंड्री के साथ, आप देख रहे हैं ये जो बाउंड्री है, सो इस बाउंड्री के अंदर अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये वाला एरिया, इसकी बात मैं कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस ये जो एरिया जो इस येलो वाले उसके अंदर आ रहा है, सो दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे यूजर्स हैं जो इसके साथ कनेक्ट कर रही हैं, वो किसी यूटिलिटी प्रोग्राम के जरिए भी सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम है जो रिमोटली रिमोट किसी कंप्यूटर्स के जरिए से हम यूनिक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और देन हार्डवेयर हम एक्सेस लेते हैं। और ये बात स्टूडेंट्स मैंने की है शेल की, और अगर मैं ग्राफिकल जीयूआई, क्योंकि ये पुराना आपको मॉडल दिखाया जा रहा है, तो लेटेस्ट मॉडल के अंदर इस शेल के साथ जीयूआई भी है, गुई भी है। अगर जीयूआई की बात आप करें तो यूजर जो है ग्राफिकल इंटरफेस के जरिए से कर्नल के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आगे चलाते हैं। ठीक है, सो यूनिक्स इज अ वेरी एक्सीलेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो और इसको हमेशा हम स्टडी करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो दोज आर वेरी गुड प्रोग्राम, और उसके अंदर यानी सिंगल यूजर्स के लिए भी उसके अंदर है। और क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब मैं डिज़ाइन हुआ था तो स्टार्टिंग में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू किया गया था तो वो यूनिक्स ही था। ठीक है, और इसको सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया था, इसीलिए सी लैंग्वेज को भी इतनी इम्पोर्टेंस हासिल है क्योंकि यूनिक्स के अंदर या लिनक्स के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे होते हैं उनमें से मोस्टली जो हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखे हुए होते हैं। सो हम अक्सर सी लैंग्वेज की बात भी यहाँ पे कर रहे होते हैं जब लिनक्स या यूनिक्स की बात कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे चलते हैं हम लोग। हमने ये लेयर्ड मॉडल को हमने समझ लिया, हमने ये देख लिया। इस लेयर्ड अप्रोच के अंदर हमें ये पता चल गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर लेयर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। मसलन अगर यहाँ पे मैं कोई एप्लीकेशन बनाऊं और वो एप्लीकेशन की जगह मुझे फर्ज करें कोई और अच्छी एप्लीकेशन बनानी पड़े और मैं चेंज कर दूं तो मुझे यहाँ नीचे कोई प्रोग्राम चेंज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ मैं बेशक चेंजेस करता रहूं। सो सॉरी स्टूडेंट्स, सो एक स्टूडेंट्स जो एक आपकी लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक लेयर के अंदर अगर आप चेंज करेंगे तो दूसरी लेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रोग्राम एज इट इज रहेंगे। हो सकता है मैं अगर इधर एक प्रोग्राम चेंज कर दूं, इस सिक्योरिटी के प्रोग्राम के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करूं तो मुझे यहां कोई चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ये प्रोसीजर वही रहेगा। ओके, सो क्योंकि ये सर्विसेज के जरिए इंटरेक्ट कर रही हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मे भी कोई माइनर सा फर्क पड़ जाए लेकिन ज्यादा नहीं होगा। यानी ये नहीं होगा कि मुझे एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना पड़े, ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, विंडोज एनटी की लेयर हमने पढ़ ली, इनको हम स्किप कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कर्नल की। ठीक है, सो कर्नल हमने ये बात की थी, हम पहले ये पढ़ चुके हैं, हमने ये बता लिया है, हमने ये देख लिया है कि जो यानी हमारा जो कर्नल है वो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो ऐसी चीज है जो कि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम कर्नल के अंदर पड़े हुए हैं जो कि हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये बात तो हम कर चुके हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्नल कैसा होना चाहिए। सो देयर आर टू अप्रोचेस। नंबर वन अप्रोच इज माइक्रो कर्नल एंड सेकेंड अप्रोच इज मोनोलिथिक कर्नल। सो या तो हम माइक्रो कर्नल बनाएंगे या मोनोलिथिक कर्नल बनाएंगे। दो तरह की अप्रोचेस है। इन दोनों तरह की अप्रोचेस को हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या कहती है। ओके, और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं।
सो पहली अप्रोच स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं मोनोलिथिक कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल का मतलब ये है, इसका पहले दोनों का मैं आपको स्मॉल करके इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर उसके बाद एक एक को डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट, माइक्रो कर्नल से मुराद ये है कि कर्नल का जो साइज है वो माइक्रो होगा, यानी बहुत स्मॉल साइज का कर्नल होगा, जैसा कि आजकल के मोस्ट रिसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर होता है। उसके अलावा मोनोलिथिक कर्नल एक ऐसा कर्नल है, इसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। मोनोलिथिक कर्नल एक ऐसा कर्नल है जो कि लार्ज साइज का है, बहुत ज्यादा बड़े साइज का है। मसलन इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम जो हैं वो कर्नल के अंदर लिखे हुए हैं। आप कहेंगे यार कर्नल, यानी इससे फर्क क्या पड़ेगा? ओके, इससे फर्क स्टूडेंट ये पड़ेगा कि जब तक कर्नल का प्रोग्राम लोड नहीं होगा आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा जब कर्नल लोड होगा तब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देगा। इवन अगर आप कमांड लाइन पे भी उसको देखना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो लोड हुआ हुआ होना चाहिए, ठीक है? ओके, और अगर मोनोलिथिक कर्नल है, यानी लार्ज साइज का कर्नल है, तो फिर आप कहेंगे कि यार वो तो छोटा होना चाहिए ताकि जल्दी लोड हो जाए। ओके फाइन, ये करेक्ट आपकी बात है, बट मोनोलिथिक कर्नल का फायदा क्या है? फायदा ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी चीजें जो हैं वो कर्नल के प्रोग्राम के अंदर लिखी होती हैं, और कर्नल का प्रोग्राम जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, उसको देखना मुमकिन नहीं होता, वो छुपा हुआ होता है, वो सारा का सारा आपका बाइनरी फॉर्म में होता है, ठीक है? सो ये जो कर्नल का प्रोग्राम है, ये सारा का सारा मुझे पता ही नहीं होगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो ये सिक्योर हो जाएगा। मैं इसकी सिक्योरिटी के अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि यूजर जब भी एप्लीकेशन लेवल पे काम कर रहा होता है, यहाँ पे काम कर रहा होता है, मेरे पास एप्लीकेशन होती है जो यहाँ रन हो रही होती है, और वो इस सिस्टम को एक्सेस करती है और क्रैक करती है। तो मेरे लिए इसको क्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मुझे पता ही नहीं है, ठीक है? और ना किसी को कोई बताएगा। ये सिर्फ किसको पता होगा? ये उसको पता होगा जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है, ठीक है? और वो कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो चाहता है कि इसकी सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है? सो माइक्रो कर्नल जो है वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं बड़ी इजीली, ठीक है? ओके, इसके बाद हम ये बात करते हैं इसकी माइक्रो मोनोलिथिक कर्नल इज वन। सो मोनोलिथिक कर्नल क्या करता है? वो आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? सो उसका जो कोड होता है वो सिक्योर होता है, वो इनसाइड कर्नल होता है सब कुछ। A monolithic kernel is one where a large partition of OS components are inside and a part of kernel and are executed inside the kernel address space. Okay, so kernel के अंदर सारा कुछ हो रहा होता है. The entire operating system is bound together in a hierarchy of layers. So वो layers के अंदर बना होता है. Adding features or changing existing features require full knowledge of operating system. Why? क्योंकि हमें ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना पड़ेगा. सो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई चीज ऐड सब्सट्रैक्ट करना विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. सिक्योरिटी तो बन गई, बट उसको चेंज करना वही लोग चेंज करेंगे जिन्होंने बनाया है. ये अगर सिंपल टर्म्स में मुझसे पूछते हैं तो यूं है. ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो कर्नल की. माइक्रो कर्नल किस तरह से काम करता है. ओके, इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि हम किसको पढ़ रहे हैं. ओके, माइक्रो कर्नल ये कहता है कि ऐसा जो कर्नल का साइज है वो इंतहाई स्मॉल साइज का होना चाहिए. आपको याद होगा कि लैब्स के अंदर मैंने आपको इस तरह की चीजें दिखाई थी. कर्नल का साइज चेक करवाया था कि कर्नल जो है, सो हमने लिनक्स के अंदर ये देखा था कि उसका कर्नल जो है ऑलमोस्ट 2 और 3 MB का कर्नल था. सो दैट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल. अगर 2-3 MB का कर्नल है तो वो एक छोटी सी USB के अंदर कॉपी करके हम USB के अंदर से भी लिनक्स को चला सकते हैं. सो गुड एनफ, ठीक है. सो हमें बहुत बड़ी स्पेस नहीं चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए. अगर हमें कोई स्मॉल डिस्क के ऊपर भी हम रन करना चाहते हैं तो रन कर सकते हैं. सो ये उसका एडवांटेज है. और ये कर्नल जो है क्योंकि क्विकली लोड हो जाएगा रैम के अंदर, सो इसकी स्पीड बेहतर होगी. ठीक है. व्हेन द कर्नल प्रोवाइड्स ओनली, क्या है, व्हेन द कर्नल प्रोवाइड्स ओनली द बेसिक सर्विसेज वी कॉल इट माइक्रो कर्नल. ठीक है.
अगर बहुत ही सिंपल किस्म का कर्नल बनाना है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ मैसेज को पास करेगा, ऊपर का मैसेज नीचे और नीचे का मैसेज ऊपर, बस इतना कर्नल हो गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस तरह से ये काम करता है। सो माइक्रो कर्नल का ये कॉन्सेप्ट है और इसके ये चीजें आपको लिखी हुई हैं। और उसमें माइक्रो कर्नल में हम क्या करते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मोस्ट रिसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हम लोग जो मार्केट में यूज कर रहे हैं, लाइक मैं खुद अगर विंडोज यूज कर रहा हूँ या लिनक्स यूज कर रहा हूँ या यूनिक्स यूज कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली माइक्रो कर्नल ही यूज कर रहा है। तो माइक्रो कर्नल का तरीका एक और क्या है कि कर्नल का साइज बिल्कुल स्मॉल साइज का होता है और उसके ऊपर यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस एंड लेयर्स बनी हुई होती हैं। इस तरह से माइक्रो कर्नल का सारा आर्किटेक्चर होता है। जो आपके रिसेंट जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इस तरह से बने हुए हैं, वो माइक्रो कर्नल को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये एक कॉन्सेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे हम लोग चलते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट से बाहर निकलते हैं, हम मज़ीद आगे चलते हैं। सो ये आपके सामने कंपैरिजन मौजूद है, माइक्रो कर्नल वर्सेस मोनोलिथिक कर्नल। आप देख रहे हैं कि ये जो माइक्रो कर्नल है इसके अंदर कर्नल सिर्फ इतना सा है, ये कर्नल है, ठीक है, और इसके अंदर फाइल सिस्टम है, प्रोसेसेस हैं, पेजर है, ड्राइवर्स वगैरह सब इधर लग रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ ये कर्नल है, ये वाली चीज कर्नल है, और ये यूजर स्पेस है, यूजर के अंदर ये सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, सो इधर तक कर्नल, यानी कर्नल जो है बहुत थोड़ा है, तो ये अगर जरा सा जो प्रोग्राम है ये फौरी तौर पर लोड हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अब दूसरी तरफ आ जाए, ये मोनोलिथिक कर्नल है। मोनोलिथिक कर्नल के अंदर हमने क्या किया, हमने सिक्योरिटी हम चाहते थे, तो हमने क्या किया कि हम फाइल सिस्टम को हमने कर्नल के अंदर डाल दिया, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इधर डाल दी, IO फंडामेंटल प्रोसेस मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीजें हमने इधर डाल दी। तो कर्नल के अंदर मोस्टली जब चीजें आ गई तो क्या हुआ, कर्नल का साइज बहुत बड़ा हो गया। अब ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है रैम के अंदर लोड होगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। तो यूजर के पास क्या है, सिर्फ यूजर के पास ये एप्लीकेशंस हैं, और ये एप्लीकेशन जिन लाइब्रेरीज के थ्रू इन सिस्टम को एक्सेस करते हैं बस वो यूजर एरिया में पड़ा हुआ है। सो यूजर को कुछ पता ही कोई नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्क किस तरह करता है। सो यूजर और कर्नल जो है वो अच्छी खासी बीच में एक सेपरेशन बन गई है। सो यूजर डोंट नो हाउ टू क्रैक थिंग्स, और ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ये एक सिक्योर सिस्टम बन जाएगा। बट इसके अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज वर्चुअल मशीन्स और वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो इसकी बात करते हैं कि ये वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। सो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया, ऐसे हॉरिजॉन्टली हमने जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेयर्स के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, सो ये एक लेयर हो गई, ये कर्नल की, कर्नल के अंदर भी ये लेयर्स बनी हुई हैं। सो ये कॉन्सेप्ट दे दिया। अब हम क्या करते हैं, हम जब हमें ये पता चल गया कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो वाई नॉट कि हम इस पूरे को के दो बना लें, ऐसा एक चला लें और साथ ही दूसरा। सो ये कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में आया कि हम रियल मशीन की जगह एक वर्चुअल मशीन भी बना सकते हैं, कि मशीन को वर्चुअली यूज कर लें। वाई, क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट आया? क्योंकि स्टूडेंट्स जो हार्डवेयर है दैट इज वेरी वेरी फास्ट और सॉफ्टवेयर स्लो है। सो अगर हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला लें एक ही मशीन के साथ तो वो दोनों यही समझेंगे कि मशीन उनको सर्व कर रही है, उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मशीन उनके पास नहीं है। लेकिन अगर हार्डवेयर का रिसोर्स किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाए कि उसके पास नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता, और क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन है, हार्डवेयर प्रोटेक्शन के अंदर ये चीज आती है, सो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बीच में चाहिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मालूम ना होने दे, पता ना चलने दे कि उस मशीन के ऊपर एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है, सो वर्चुअल मशीन्स का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं।
इसके अंदर स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये आपके लिए लिखा हुआ है, अगर आप स्टडी करना चाहें तो इंटरनेट के ऊपर vCenter सर्वर, ये VMware कंपनी है, उसने ये एक सर्वर बनाया और दिस इज नॉट जस्ट वन सर्वर, ऐसे बहुत सारे सर्वर हैं जो बन चुके हैं जो क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और वो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है और इसके अंदर वर्चुअल मशीन्स बनती हैं। ठीक है, सो हम वर्चुअल मशीन या वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। दिस इज नॉट, ये वो वर्चुअल मशीन की कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूं कि जो नॉर्मली आप कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल मशीन में डालते हैं, ऑल्दो कि वो सेम ही है, उसी को एक्सटेंड करके ये चीज बनी हुई है। बट ये जो vCenter सर्वर है, ये एक ऐसा सर्वर है जो एज ऑपरेटिंग सिस्टम आप मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसी तरह जैसे कि आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं, और इस vCenter सर्वर को आप एक्सेस करके इसके अंदर आप कई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि पैरेलली वर्क कर रहे होते हैं, और वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझ रहा होता है कि वो इंडिपेंडेंट मशीन के ऊपर इंस्टॉल्ड है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है। नाउ आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम अगेन जैसा कि मैं हमेशा यूज करता हूं, मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। सो वी विल मूव ऑन टू द डायग्राम और यहां से हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो सिंगल मशीन का सिस्टम था वो ये था, जिसको हमने लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया हुआ था। ठीक है, सो देर आर लेयर्स, इधर लेयर्स हैं। ठीक है, सो हमने ये कहा था कि ये हार्डवेयर है, इसके ऊपर कर्नल और इसके ऊपर प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि हम क्या करते हैं कि ये हार्डवेयर है हमारे पास। ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर एक वर्चुअल मशीन की इंप्लीमेंटेशन हम डालेंगे, जिसको मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे vCenter सर्वर चल रहा है। वो एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा मशीन के ऊपर। ठीक है, उसी तरह इंस्टॉल होगा जैसे कि आप लिनक्स या यूनिक्स या विंडोज इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। सो ये इजीली आप इंस्टॉल कर लेते हैं। वंस आप इसको इंस्टॉल करते हैं, आप इसको एक्सेस करते हैं, किसी भी नेटवर्क से आप एक्सेस कर सकते हैं उस सर्वर को, और उस सर्वर के ऊपर आप कोई भी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं VM1। ठीक है, और इस वर्चुअल मशीन के अंदर आप क्या करते हैं, फर्ज करें मैं मिसाल आपको यूं दे देता हूं। अब देखिए ये आपने यहां पर कितनी वर्चुअल मशीन है, 1 2 and 3। ठीक है, सो ये 3 वर्चुअल मशीन हैं, और इस वर्चुअल मशीन के अंदर फर्ज करें ये जो वर्चुअल मशीन है, मैं कहता हूं कि इसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर लेता हूं विंडोज 2019 सर्वर। ठीक है, ठीक है, सो मैं क्या करता हूं कि ये विंडोज 2019 सर्वर जो है वो यहां इंस्टॉल कर लेता हूं इस वर्चुअल मशीन में। ओके फाइन, क्लियर हो गया। सो उसी तरह इंस्टॉल करूंगा, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली उसी तरह इंस्टॉल करूंगा। मैं ISO इमेज यूज करूंगा या DVD यूज करूंगा, और यहां एग्जैक्टली उसी तरह जैसे मैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूं यहां इंस्टॉल करूंगा। यहां इंस्टॉल हो जाएगा और यहां लोड हो जाएगा और ये चल पड़ेगा, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसी तरह विंडोज की जो आप जिस काम के लिए आप इसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा मैं क्या करता हूं, फिर मैं एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूं इस सर्वर के अंदर। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो वर्चुअल मशीन है ये क्या करेगी, इसके अंदर मैं लिनक्स इंस्टॉल कर लेता हूं। चलिए मैं कह देता हूं कि मैं इसके अंदर उबंटू इंस्टॉल करता हूं, और ये जो लिनक्स है ये उबंटू है। ठीक है, सो ये मेरे पास इंस्टॉल होके आ गई। सो यहाँ पर ये मैंने यूज कर लिया। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें ये जो नेक्स्ट वाला है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि विंडोज यहाँ पे ये जो पहले मैंने यूज किया था ना, ये मैंने ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया था। अब मैं क्या करता हूँ, विंडोज 2019 से सर्वर है और इसको मैं यूज करता हूँ फॉर डेटाबेस सर्वर के तौर पर।
ठीक है। और इसके अंदर चले मैं Oracle इंस्टॉल कर लेता हूँ और ये Oracle की सर्विसेज स्टूडेंट्स को या जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोवाइड करेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो मेरे पास एक सर्वर है, उसके अंदर मैंने क्या किया, वर्चुअल सर्वर इंस्टॉल किया, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और इस वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहली वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की जो कि विंडोज 2019 है। और इसके ये क्या करती है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है, यूजर इधर से लॉगिन होता है और फिर इस लॉगिन के जरिए ये सारी वर्चुअल मशीन नेटवर्किंग के जरिए कनेक्टेड है और इस वर्चुअल मशीन को अलग आईपीज लगे हुए हैं। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि फर्ज करें ये सर्वर मशीन है और इसके अंदर फर्ज करें 8 नेटवर्क कार्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है। नॉर्मली सर्वर मशीन के अंदर मोर देन 1 नेटवर्क कार्ड लगे होते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक नेटवर्क कार्ड इसको दे देता हूं, ठीक है, और एक नेटवर्क कार्ड चले 2 नेटवर्क कार्ड मैं इसको दे देता हूं और एक नेटवर्क कार्ड मैंने इसको दे दिया। अब इसके जरिए से हम आईपी के थ्रू इधर कनेक्ट कर सकते हैं और डेटाबेसेस के अंदर हम डेटाबेस का काम स्टूडेंट्स कर सकते हैं। यानी कोई यूजर अगर यहाँ कनेक्ट होगा तो वो यहाँ से इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और उसकी प्रोफाइल या उसका जो कुछ भी डेटा है वो इसके अंदर पड़ा हुआ होगा। और ये इसके अंदर 2 नेटवर्क कार्ड क्यों दिए, ये इंटरनेट सर्वर के तौर पर मैं इंस्टॉल करूंगा। इसके अंदर 2 नेटवर्क कार्ड हैं, एक के अंदर इंटरनेट आ रहा है और दूसरे के जरिए से मैं अपने यूजर्स को इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सो इस तरह से ये काम कर रहा है। सो वर्चुअल मशीन का ये कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक मशीन के अंदर मैंने कई वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल कर दी हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहे हैं, जो हार्डवेयर है उसको शेयर कर रहे हैं। हार्डवेयर एक ही है, सर्वर एक ही है, मशीन एक ही है, उसको वो शेयर कर रहे हैं। सो मशीन जितनी पावरफुल होगी ये उतना ही फास्ट होगा, अगर मशीन फास्ट नहीं होगी तो ये भी स्लो हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मशीन। ओके, दिस इज इट फॉर वर्चुअल मशीन स्टूडेंट्स। सो इससे हम थोड़ा शायद आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन। ओके, हम जावा वर्चुअल मशीन को हम डिस्कस करते हैं और आगे भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। बस इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको चेक करेंगे। ओके।